तो आइए आज बिना देरी किए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज सुबह सुबह गांव के बाहर एक लाश मिली, नदी के पास। वही नदी जो बंगले के पास से गुजरती है, और ये वो बंगला है जहां सिरकटा रहता है। सुबह जो लाश मिली उसका सिर गायब था, और सबको पता है कि उसका सिर कहाँ होगा। उस पुराने बंगले के अंदर जहां वो सिरकटा रहता है। गांव में किसी में भी हिम्मत नहीं है कि वो बंगले के अंदर जाकर सिरकटे से कटा सर लेकर जिंदा वापस आ सके। ये पिछले कुछ सालों में हुई 11वीं मौत थी जिसका सिर गायब था। आज मैं आपको इस सिरकटे की कहानी सुनाने जा रहा हूं। मेरा नाम अमित है। उन दिनों में कॉलेज के फाइनल ईयर में पढ़ रहा था, और मेरे गांव में एक बड़ा उत्सव होने जा रहा था, जैसे हर गांव में हर साल होता है, सालाना उत्सव। लेकिन इस बार का उत्सव कुछ खास था, क्योंकि गांव के उत्सव को 50 साल पूरे होने जा रहे थे, और सभी गांव वाले धूमधाम से उत्सव की तैयारी कर रहे थे। इतना बड़ा उत्सव होने के कारण मैं उत्सव के कुछ दिन पहले अपने कुछ दोस्तों के साथ अपने गांव चला गया था। वैसे मैं अपने गांव जाया करता था, लेकिन 3-4 साल बाद, और इस बार भी मैं करीबन 5 साल बाद गांव जा रहा था, वो भी अपने घर वालों के कहने पर। जब हम सब गांव गए थे तो हमें वहां के हालात के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उत्सव के 3-4 दिन पहले हम चारों दोस्त गांव पहुंचे थे, और उसके अगले दिन गांव के बाहर एक लाश मिली जिसका सिर गायब था। उत्सव के ठीक 3 दिन पहले लाश का मिलना गांव वालों के लिए किसी अपशकुन की तरह था। पूरे गांव में मातम छाया हुआ था। सुबह हमारी नींद भी पूरी नहीं हुई थी कि गांव वालों के रोने और चीखने की आवाज से हमारी नींद खुली। हमने घर के बाहर जाकर देखा तो लोग पागलों जैसे भाग रहे थे। कोई रो रहा था, कोई चीख रहा था, तो कोई एक दूसरे को आवाज दे रहा था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि वहां क्या गड़बड़ थी, और फिर हमने अपनी बाइक्स निकाली। हमने अपनी बाइक से भीड़ का पीछा किया। जब मैं गांव के बाहर गया तो नदी के किनारे बड़ी भीड़ जमा हुई थी। रास्ता बनाते हुए हम भीड़ के बीच से आगे बढ़ गए। सामने का दृश्य देख मीरा और प्रिया ने अपने चेहरे पर हाथ रखा। रवि का चेहरा कड़वा हो गया। हमारे सामने एक लाश पड़ी थी जिसका सिर गायब था। उसके धड़ से खून रिसकर नीचे पत्थरों पर जम गया था, और उसकी सूख कर एक मोटी परत बन गई थी। उस शव पर मक्खियां भिनभिना रही थी। लोग यहां वहां उस लाश का सिर तलाश रहे थे। तभी भीड़ में से एक आदमी ने कहा, यह उस सिरकटे का काम है। तुम कितना भी ढूंढो, तुम्हें इसका सिर कभी नहीं मिलेगा। और अगर सिर को ढूंढना ही है तो उस बंगले में जाकर ढूंढो जहां वो सिरकटा रहता है। उस आदमी की बात सुनकर सभी लोग अपनी जगह पर रुक गए, और हम सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ देर ये सब देखने के बाद हम फिर से उस भीड़ के बीच रास्ता बनाकर बाहर निकले। उस लाश की बदबूदार गंध अब भी नाक से जा नहीं रही थी। वहीं पास हरि काका खड़े थे। हरि काका मेरे दूर के अंकल थे। मुझे देखते ही उन्होंने इशारे से मुझे पूछा, तुम सब यहां क्यों आए हो? मैंने कुछ नहीं ऐसा कहते हुए अपना सिर हिलाया। अंकल हमारे पीछे चलते हुए हमारे पास आ गए। तुम सब यहां क्यों आए हो? कुछ नहीं, बस लोगों की चीख पुकार सुनी और भागते हुए देखा, इसलिए हम भी उनके पीछे पीछे यहां आ गए। हमें नहीं पता था कि हमें यहां ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। अंकल ने सिर हिलाकर कहा, यह सब तो यहां होता रहता है। पिछले 5-7 सालों में सिरकटा का यह 11वां शिकार है। रवि ने मेरी ओर देखा और फिर अंकल की ओर देखकर पूछा, यह सिरकटा क्या है? काका ने एक नज़र हमारी तरफ देखते हुए कहा, इस नदी के दूसरी तरफ एक बंगला है। उस बंगले में एक सिरकटा रहता है, और अगर वो रात में गलती से आपके सामने आ जाए, या आप गलती से राह भटक कर उसके सामने चले जाए, तो वो आपका सिर काट देता है। फिर उस सिर को अपने धड़ से जोड़ने की कोशिश करता है और अपने साथ उस बंगले में ले जाता है। वो बहुत निर्दयी है, बहुत क्रूर है। वो किसी पर कोई दया नहीं दिखाता। उसके सामने हाथ जोड़ो, उसके पैर पड़ो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे कुछ सुनाई नहीं देता। मैंने उस नदी के पार देखते हुए उनसे पूछा, तो फिर आप सब लोग मिलकर उस बंगले को नष्ट क्यों नहीं कर देते? नहीं कर सकते। अगर बंगला टूट गया तो वो यहां वहां घूमेगा। चूंकि ये बंगला है, कम से कम हमें उससे इतना डर नहीं लगता। वो नदी पार करके कभी इस पार गांव में नहीं आता, जब तक कि कोई उसके रास्ते में ना आ जाए। रवि तब बीच में ही बोला, बंगला रहने दीजिए, लेकिन आप लोगों ने मिलकर उसे ही क्यों नहीं नष्ट कर दिया? अंकल चलते चलते एकदम से रुक गए। बेटा, क्या तुम्हें लगता है कि गांव वालों ने इसके बारे में कभी सोचा नहीं होगा? उसे नष्ट करना इतना आसान नहीं है। उसे एक श्राप है, और वो तब तक नष्ट नहीं होगा जब तक वो श्राप पूरा नहीं हो जाता।
ये बात सुनकर मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। कैसा श्राप? अंकल ने सिर हिलाकर कहा, कोई नहीं जानता कि वो श्राप क्या है। जंगल के दूसरी ओर कहीं एक साधु रहता था जिसने उसे वो श्राप दिया था, लेकिन वो साधु दोबारा कभी नजर नहीं आया। उसके बारे में गांव में कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता कि यह अभिशाप क्या है और इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। मीरा और प्रिया हमें सवाल पूछता देख हम पर हंस रही थी। उन्हें शायद यह सब कुछ बकवास और झूठ लग रहा था। मैंने अपने अंकल को नमस्कार किया और हम सब अपने घर वापस आ गए। जब हम घर वापस आए तो सभी एक दूसरे को देखकर हंसने लगे और उस बीच रवि बोला, अरे कितना बढ़िया गांव है यार तेरा, यहाँ के लोग कितनी बढ़िया कहानियां सुनाते हैं। प्रिया ने भी हंसते हुए कहा, हाँ, उस बेचारे आदमी को किसी ने मार डाला है और गांव के लोग क्या कहते हैं कि गांव में सिरकटा नाम का एक भूत है जो लोगों को मारता है, लोगों का सिर काट देता है। मीरा ने भी प्रिया का समर्थन करते हुए कहा, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये लोग इतनी बकवास बात पर कैसे यकीन कर लेते हैं। मुझे उनकी बातों पर जरा भी हंसी नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। कुछ सोचकर मैंने उन्हें कहा, मानता हूं कि सिरकटा की कहानी अजीब है, लेकिन इसके पीछे कोई तो वजह होगी, कोई तो राज होगा। एक ही समय में सभी लोग मूर्ख तो नहीं हो सकते ना, हर कोई झूठा कैसे हो सकता है। और तब रवि ने मुझे कहा, ऐसा है तो ये जानने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो ये कि हमें खुद वहां जाकर देखना होगा। इस बात पर प्रिया और मीरा दोनों कहने लगी, ये तो सरासर पागलपन है, मुझे ऐसी अनजान जगहों पर जाना पसंद नहीं है। क्या पता वहां कोई जंगली जानवर हो भी सकता है जो इन लोगों को मार रहा हो। रवि ने तुरंत उसकी बात का जवाब दिया, हाँ हो सकता है, लेकिन क्या तुमने उस आदमी की लाश को ठीक से नहीं देखा? उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था, उसके शरीर का कोई हिस्सा खाया हुआ या कटा हुआ नहीं था, उसका सिर्फ सिर गायब था। और जहां तक मुझे पता है कोई भी जानवर कभी इस तरह शिकार नहीं करता, केवल सिर कभी नहीं खाता। आदमी का सिर अचार थोड़ी ना है कि बस सिर को खाया और बाकी छोड़ दिया। रवि की बात सच थी। मैं भी उसकी उस बात पर सोचने लगा कि ये जो कह रहा है वो सही है, क्योंकि अगर ये किसी जानवर का काम होता तो निश्चित तौर पर शरीर ही घायल हुआ होता या शरीर पर कई तरह के घाव नजर आते। मुझे लगता है कि सिर्फ एक आदमी ही इतनी सटीकता से किसी आदमी को मार सकता है, उसका सिर काट सकता है। इस पर मीरा और प्रिया ने कहा, ठीक है, लेकिन हम रात में नहीं जाएंगे, हम चाहे तो सुबह या दोपहर को जा सकते हैं, मतलब दिन में कभी भी जा सकते हैं। रवि फिर से उसकी बात सुनकर हंस पड़ा, सुबह दोपहर वहां जाकर क्या करेंगे? लोगों का कहना है कि सिरकटा केवल रात में दिखाई देता है। इस पर मीरा ने लगभग रोती हुई आवाज में कहा, मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहती, हाँ प्लीज। मीरा और प्रिया हमारे साथ आने को तैयार नहीं थी और रवि उन्हें रात में नदी पार करने के लिए मना रहा था। काफी देर तक समझाने के बाद मैंने उनसे कहा, अच्छा ठीक है, हम बाद में तय कर लेंगे कि क्या करना है, वैसे भी हम और 4-5 दिन यहाँ है। उसके बाद सभी लोग नहाने और अपनी अपनी तैयारी करने लगे। सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद हम दोपहर खाने के लिए मेरे अंकल के यहाँ चले गए। आज हमें अंकल के यहाँ खाने पर बुलाया गया था। दोपहर को जब हम घर पहुंचे तो अंकल जी घर के पीछे कुछ काम कर रहे थे, चाची घर के अंदर खाना बना रही थी। लेकिन सुबह की मौत के बाद पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ देर बाद अंकल काम खत्म कर हमारे पास आकर बैठ गए। अच्छा हुआ जो तुम इतने जल्दी आ गए, मुझे भी बहुत भूख लगी है। मीरा और प्रिया चाची की मदद करने अंदर चली गई। कुछ देर हालचाल पूछने के बाद रवि ने अंकल से एक सवाल किया, अंकल उस लाश का आगे क्या हुआ? क्या उसका टूटा सिर मिला? अंकल ने अपना सिर ना में हिलाते हुए जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन पुलिस आई होगी और शव को ले गई होगी। अब पोस्टमार्टम होगा और शव कल ही मिलेगा। लेकिन ऐसे मामलों में आज तक पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा है और अब शव को भी गांव नहीं लाया जाएगा। शव का अंतिम संस्कार भी गांव के बाहर ही कहीं किया जाएगा। तब मैंने आश्चर्य से पूछा, गांव के बाहर क्यों? यहां गांव में क्यों नहीं? उन्होंने नीचे देखते हुए कहा, कुछ साल पहले भी ऐसी एक लाश रात स्मशान में जल रही थी। रात अचानक शव का सिर गायब हो गया और बचा हुआ अधजला शरीर चिता के बाहर अजीब हालत में पड़ा रहा। लोगों को पता था कि यह सिरकटा का किया कराया है और इसके बाद से गांव का स्मशान बंद कर दिया गया। तब रवि ने थोड़ा हंसते हुए बोला, गांव में बहुत अजीब चीजें हो रही है। सिरकटा, कभी लाश का सिर गायब हो जाता है। लेकिन अंकल, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? उसे हंसते हुए देख अंकल थोड़ा गुस्सा हो गए
अगर तुम्हें यह सब मजाक न लग रहा हो तो जरूर पूछो। रवि थोड़ा गंभीर हो गया। उसे लगा कि अंकल शायद उसकी बातों से नाराज हो गए हैं। मैंने थोड़ी देर इंतजार किया, सब कुछ शांत होने दिया और फिर मैंने पूछा, अंकल सिरकटा ऐसे अचानक कहां से आ गया? मैंने अपने बचपन में ऐसा कुछ कभी नहीं सुना था। मालूम तो था कि नदी के उस पार एक बंगला है, लेकिन तब ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर यह सिरकटा अचानक कहां से आ गया? अंकल ने अपने हाथ पोंछते हुए मुझे कहा, तुम सही कह रहे हो, और सच तो यह है कि तुम्हारे जैसे गांव में किसी को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। बस गांव में एक बूढ़े दादा को छोड़कर। वो अब 95 साल के हो गए हैं। गांव के लोगों को पता था कि बंगला बहुत पुराना है और ये कई सदियों से यहां है। किसी जमाने में ये छोटा सा महल हुआ करता था जहां कोई राजा शिकार करने के लिए आता था। राजा बहुत सुंदर और धनवान था, लेकिन एक दिन उस बंगले में कोई आया था और उस दिन अचानक उस बंगले के सभी लोग गायब हो गए। सभी नौकर चाकर भी उस घर को छोड़कर चले गए। एक ही रात में वो बंगला ओस पड़ गया। फिर अभी कुछ साल पहले गांव में एक आदमी आया था। बंगले के बारे में उसने भी कहानियां सुनी और उसने सोचा कि सभी लोग अचानक गायब हुए हैं, मतलब उनका धन, सोना चांदी सब कुछ वहीं पर होगा। और ये सोचकर वो एक रात उस बंगले में चला गया। उसने वहां पर कुछ खुदाई की, लेकिन उस खुदाई में उसे सोना धन कुछ नहीं मिला, बल्कि उसने अनजाने में सिरकटा को जगा दिया। और तब से ये सिरकटा उस बंगले में रहता है, उस बंगले के आसपास घूमता है। गांव के कई लोगों ने उसे वहां घूमते हुए देखा है। वो अपना कटा हुआ सिर ढूंढता रहता है और अगर उसे कोई आदमी दिखाई दे तो वो उसका सिर काट देता है। लेकिन इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है कि उस जगह पर क्या हुआ था और उस सिरकटे को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। इस बार रवि ने थोड़ी गंभीरता से पूछा, लेकिन फिर उस सिरकटे को किसने और कौन सा श्राप दिया था? अंकल ने थोड़ा शांति से उत्तर दिया, मैंने कहा ना, किसी को नहीं पता। अब तक किसी ने उस बंगले के पास जाने की हिम्मत नहीं की है और शायद इसलिए कोई नहीं जानता कि उसका श्राप क्या है और असल में वहां हुआ क्या था। मैंने थोड़ा कुतूहल से उनसे पूछा, और वो बूढ़े दादा, उन्हें तो सब पता है ना? हाँ, लेकिन जब यह घटना घटी उसी समय उनकी जबान चली गई। वो बोल नहीं सकते, पढ़िया लिख नहीं सकते। वो क्या और कैसे बताएंगे? और तब से यही सिलसिला चल रहा है। इससे आज तक पूरा गांव डरा हुआ है। रवि ने फिर आश्चर्य से कहा, कितनी दिलचस्प कहानी है। अंकल ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ है तो, लेकिन मैं बस इतना ही जानता हूं। उसके बाद अंकल ने हमें चेतावनी दी कि खाना खाते समय लाश और सिरकटा के बारे में कोई बात नहीं करेगा। हमने अपना खाना खत्म किया और घर से निकल गए। जब हम घर वापस जा रहे थे तब रवि ने कहा, यार ये सब इतना दिलचस्प है कि मुझे लगता है कि हमें वहां जाकर देखना चाहिए कि असल में वहां क्या है। देखे तो सही ये सब क्या चल रहा है। मेरा दोस्त रवि नदी पार कर उस बंगले तक जाने के लिए बहुत उत्सुक था, लेकिन मीरा और प्रिया नहीं। मैं भी यही सोच रहा था कि सिर्फ एक बार जाने में क्या हर्ज है, और वैसे भी हम सब इतने नाजुक तो नहीं है कि अगर हमें कुछ दिखाई दे तो उसका हम सामना न कर सके। आखिरकार हाँ ना करते करते हमने उस रात नदी पार करने का फैसला किया। डिनर के बाद हमने रात 9 बजे के बाद वहां जाने का फैसला लिया और योजना के मुताबिक हम जाने की तैयारी करने लगे। हमने अपनी सुरक्षा के लिए लोहे के छड़े, सलाखें, चाकू और बैटरी जैसी वस्तुएं साथ ले ली। हम वहां जाकर किसी को मारना नहीं चाहते थे, बस वहां जो कुछ भी था उसके लिए हम तैयार रहना चाहते थे। हमने मोबाइल चार्जिंग वगैरह की और खाना खाने के बाद नदी की ओर निकल पड़े। हमने अपना बैग उठाया और बाइक लेकर गांव से बाहर चले गए। हमने सारा सामान बैग में छिपा दिया था ताकि गांव में किसी को भी शक न हो। कुछ ही देर में हम नदी के इस पार पहुंच गए। नदी के पास का इलाका बहुत ऊंचा और पथरीला था, इसलिए हमने अपनी बाइक्स थोड़ा ऊपर एक पेड़ के नीचे अंधेरे में खड़ी कर दी। हमने बाइक्स इस तरह से पार्क की थी कि कोई भी उन्हें आसानी से देख न सके, और फिर हमने भगवान का नाम लिया और वहां से नीचे उतर गए। नदी के किनारे पहुंचकर हमने सामने की ओर देखा। उस तरफ किनारे पर लगे ऊंचे ऊंचे पेड़ों के अलावा उसके आगे हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पहले तो हमने अंधेरे में ही नदी पार करने का निर्णय लिया, क्योंकि अगर बैटरी की रोशनी किसी को नजर आ जाती तो गांव के लोगों को हमारे बारे में पता चल जाता। वहां इतना अंधेरा नहीं था, चांद की हल्की धीमी रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। नदी पर एक पुराना पत्थर का पुल था, लेकिन शायद उसे बहुत सालों पहले ही तोड़ दिया गया था।
पुल के सिर्फ दोनों ओर के टूटे किनारे दिखाई दे रहे थे। बीच का सारा हिस्सा गायब था। वो गर्मी के दिन थे, इसलिए नदी में ज्यादा पानी नहीं था। हम चलकर नदी के उस पार दूसरी ओर पहुंचे, लेकिन जैसे ही हमने वो नदी पार की, शरीर में ठंड का एक कांटा सा चुभने लगा। चाहे वहां का गहरा सन्नाटा हो या फिर कड़कड़ाती ठंड, लेकिन उसके कारण मन में चल रहे सभी विचार उस जगह में छिपे गुमनाम डर पर केंद्रित हो गए थे। मीरा और प्रिया का ध्यान लगातार इधर उधर जा रहा था। कीड़ों की आवाज, किसी तरह की सरसराहट हम सबका ध्यान आकर्षित कर रही थी। हम झाड़ियों के बीच से धीरे धीरे आगे बढ़े और फिर हम में से दो लोगों ने अपनी टॉर्च जला दी। मीरा ने अपना मोबाइल फोन निकाला और उसमें रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, क्योंकि हमें अगर वहां कुछ भी दिखाई दे तो वो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा। हमें कोई अंदाजा नहीं था कि वो बंगला किस दिशा में है, लेकिन वहां एक कच्चा पगडंडी वाला रास्ता था जिस पर हम सब चल रहे थे। हमने सोचा कि अगर कोई रास्ता है तो ये रास्ता जरूर किसी न किसी जगह जाता होगा। अंधेरा और गहरा होता गया, पेड़ और भी घने दिखाई देने लगे। आसपास के वातावरण में जंगली कीड़ों और रात की कीड़ों की आवाजें गूंजने लगी। वह सब कुछ इतना शांत और ठंडा था कि प्रिया को ठंड लगने लगी थी। प्रिया ने अपने हाथ मलते हुए पूछा, वो बंगला और कितना दूर है? मैंने उसके चेहरे पर टॉर्च मारते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। और तभी चलते चलते मीरा का पैर किसी चीज से टकरा गया और वो धीरे से चिल्लाई, प्रिया। उस अंधेरे में प्रिया ने उससे पूछा, क्या हुआ? मीरा ने गुस्से में उससे कहा, ध्यान से देखकर चलना। प्रिया को पता ही नहीं था कि वो क्या बोल रही है, और हमें भी नहीं। तब प्रिया बोली, मैं तो ठीक से चल रही हूं, तू खुद नीचे देखकर चलना। और तभी मीरा का पैर किसी चीज पर फिसल गया और उसके हाथ का मोबाइल नीचे गिरते गिरते बचा। वो फिर से चिल्लाई, प्रिया कहीं तू बेवकूफ तो नहीं? क्या तू ठीक से चल नहीं सकती? प्रिया ने फिर वही सवाल पूछा, अरे लेकिन मैंने किया क्या है? मीरा गुस्से से तिलमिला उठी, तू मेरे पैर में अपना पैर डाल रही है। और तब प्रिया ने पीछे मुड़कर देखा और उसने कहा, अरे मैं तो तुमसे आगे चल रही हूं। और ये सुनकर हम सब ठिठक कर खड़े हो गए। रवि और प्रिया मुझसे आगे थे और मैं मीरा के साथ चल रहा था। हम सोचने लगे कि तभी अचानक हमें पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। हम जल्दी से पीछे घूमे और टॉर्च की लाइट में पीछे की ओर देखा, लेकिन जो कुछ भी हमारे पीछे चल रहा था वो हमारे देखने से पहले ही तेजी से एक ओर चला गया। मीरा पीछे थी और इसलिए डर के मारे उसके हाथ से मोबाइल छूट गया और वो घबराकर पीछे हट गई। प्रिया ने डर के मारे अपना मुंह बंद कर लिया। मैं भी चौंक गया था, लेकिन रवि टॉर्च लेकर इधर उधर देख रहा था कि ये सब क्या है। मीरा डर कर एक जगह पर बैठ गई। कोई मेरे पीछे था, मेरे पैर पर पैर रख रहा था। ये जरूर सिरकटा होगा, वो जरूर मेरा सिर काटने आया था। मैंने मीरा को शांत करते हुए कहा, मीरा शांत हो जा, पहले तो शांत हो जा। ये सिरकटा नहीं था। अगर ये सिरकटा होता तो वो तुम्हारा सिर कब का काट चुका होता। मीरा को देखकर प्रिया भी डर गई थी। हाँ, मैंने भी देखा कि हमारे पीछे कोई था। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। यहाँ तक आ गए वही बहुत है। इस पर रवि थोड़ा मुस्कुराकर बोला, तुम दोनों भी बड़ी मूर्ख हो। सुबह तक तो तुम दोनों इस बात पर हंस रही थी कि गांव के लोग मूर्ख हैं, झूठी बकवास बात करते हैं। तो अब क्या हो गया? थोड़ा डर क्या लगा? तुमने भी अपना मन बदल दिया। प्रिया ने तब गुस्से में कहा, रवि यहाँ सवाल सच झूठ का नहीं है, सवाल जिंदगी और मौत का है। और अगर वहां सच में कुछ है, और अगर उसने मीरा पर हमला कर दिया होता तो हम क्या करते? हाँ बताओ। मैं उन दोनों को शांत कर रहा था, कह रहा था कि यह जगह हमारे लिए अनजान है, यहां शांत रहो, शोर मत करो। लेकिन वो दोनों एक दूसरे पर हर बात पर लड़ रहे थे। फिर रवि ने गुस्से में ही कहा, हो सकता है कि वो कोई जानवर हो, क्या पता कोई छोटा जानवर तुम्हारे पैरों के नीचे आ गया हो। मीरा ने तब डरते हुए जवाब दिया, नहीं, क्योंकि मैंने वहां किसी को देखा है जिसका आकार किसी आदमी की तरह था। और तब मैंने उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, आदमी की तरह नहीं, एक औरत की तरह। वो एक औरत थी, उसने काली साड़ी पहनी थी, लेकिन मुझे यकीन है कि वो एक औरत ही थी। मीरा ने भी मेरी हाँ में हाँ मिलाई। मुझे भी यही लगता है, लेकिन वो अचानक कहाँ गायब हो गई?
रवि टॉर्च को तेजी से इधर उधर घुमाने लगा और आसपास के अंधेरे में देखते हुए उसने कहा, अब सवाल यह नहीं है कि वो कहाँ गायब हो गई है। अगर वो एक औरत है तो सवाल यह है कि वो इतने अंधेरे में अकेले यहाँ क्या कर रही है। और तभी हमें फिर से तेज सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। मेरा ध्यान नीचे चला गया। घास में कुछ था। यह कुछ काला गोल मटोल सा लग रहा था। मीरा तेरे पैर के पास कुछ है। मैंने मीरा को पकड़कर पीछे खींच लिया और मीरा भी डर के मारे पीछे हट गई और लड़खड़ाकर खड़ी हो गई। हम सभी टॉर्च की रोशनी में वहां पड़ी चीज को देखने लगे। वहां कुछ था और उस पर काले घने बाल थे। रवि ने उसे घूर कर देखा। यह कौन सा जानवर है? मैंने भी उसे गौर से देखते हुए कहा, यह कोई जानवर नहीं है बल्कि कुछ और है। और तब मीरा ने डरते हुए उसे देखा। यह कोई जानवर नहीं, ये कटा हुआ सिर है, ठीक से देखो। उसकी बात सुनते ही हमने ध्यान से देखा। सच में यह किसी का टूटा कटा हुआ सिर था। प्रिया डर के मारे और पीछे हट गई। रवि और मैं भी सतर्क हो गए और डर के मारे में यहां वहां देखने लगा कि आसपास कुछ और है या नहीं। कहीं ये उस आदमी का सिर तो नहीं जिसकी हमने सुबह लाश देखी थी। रवि और थोड़ा आगे बढ़ा और अपने हाथ के रॉड से उस सिर को हिलाने लगा। सिर को हिलाते ही वो थोड़ा सा लुढ़क गया और उसका चेहरा ठीक हमारे सामने आ गया। चेहरा बेहद शांत था। चेहरे पर घनी दाढ़ी और बड़ी बड़ी घनी मूछें थी। आंखें इतनी बड़ी थी कि खोपड़ी से बाहर निकली हुई थी। सिर पर एक बड़ा सा टीका था। मैंने उस चेहरे की ओर ध्यान से देखा। ये किसी भी तरह गांव का आदमी नहीं लग रहा। जैसे ही हम सब उस चेहरे को झुककर देखने लगे, अचानक से उसकी आंखें खुल गई और उस कटे हुए चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। वो बड़ी बड़ी आंखें देख हमारे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सिहर कर रवि को पीछे खींच लिया। मीरा और प्रिया जोर से चिल्लाई। इतने में कोई तेजी से दौड़ता हुआ वहां आ गया और उस टूटे कटे सिर को उठाकर भागता हुआ घने अंधेरे में चला गया। वो सब कुछ इतना तेज हुआ कि हमारे हाथ से टॉर्च नीचे गिर गई। रवि भी डर के मारे पीछे हट गया था। हमें यह देखने का मौका ही नहीं मिला कि वहां आखिर क्या हो रहा है। हम उस भयानक दृश्य को देखकर बहुत घबरा गए और अपनी टॉर्च उठाकर वहां से भागने लगे। हम सब बहुत डरे हुए थे और तभी भागते भागते हमें एक और वो बंगला दिखाई दिया। वो वही घने पेड़ों के बीच था, झाड़ियों में बसा वो टूटा फूटा बंगला। लेकिन अब हम में से कोई भी रुकना नहीं चाहता था। हमने जो आकृति देखी थी वो औरत हमारे आसपास झाड़ियों के बीच से अजीब आवाज करते हुए हंसते हुए दौड़ रही थी। उसके हाथ में कुछ था जिसे वो तेजी से हमारे सामने घुमा रही थी। वो कभी हमारे आगे तो कभी हमारे पीछे से दौड़े जा रही थी। उसकी आवाज ने हमें झकझोर कर रख दिया था। वो इतनी तेज थी कि हम उसे देख भी नहीं पा रहे थे। एक पल में वो नजरों के सामने से ओझल हो रही थी। उन सब अजीब घटनाओं ने हमें पागलों की तरह नदी की ओर भागने पर मजबूर कर दिया था। हम सब नदी के उस पार भागे। कोई पानी में गिरा तो कोई भीगा था। लेकिन आखिरकार हम दौड़ते हुए अपनी बाइक्स तक जा पहुंचे। हम तुरंत बाइक्स को लेकर घर की ओर निकल पड़े। हम घर के करीब पहुंचने ही वाले थे कि हमने देखा कि अंकल घर के सामने खड़े थे। हमने अपनी बाइक्स को साइड में खड़ा कर दिया और तेजी से दरवाजे के पास चले गए। हमें अब इस बात का डर लग रहा था कि कहीं अंकल को पता तो नहीं चल गया कि हम अब कहाँ गए थे। हमें भीगा देखकर अंकल ने हमसे पूछा, तुम सबने ये क्या अवतार बनाया है? तुम इतनी रात को कहाँ गए थे? उनके सवाल से हमें पता चला कि शायद उन्हें नहीं पता कि हम कहाँ गए थे और कहाँ से आ रहे हैं। हम उन्हें तुरंत बताना नहीं चाहते थे कि हमने अभी अभी क्या देखा है। मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहता था और इसलिए मैंने उनसे कहा, हम बस गांव के बाहर चले गए थे और वापस आते आते हमारी बाइक्स फिसल गई थी। हम सभी नीचे गिर गए थे और फिर इसलिए हमने पास एक जगह से पानी लेकर अपने आप को साफ किया और इसी वजह से हम भीगे हुए हैं। लेकिन मीरा और प्रिया दोनों डरी हुई थी। उनके चेहरे की ओर देखते हुए अंकल ने फिर पूछा, लेकिन ये दोनों इतनी डरी हुई क्यों है? क्या कुछ हुआ है क्या? मैंने फिर से बात को संभाला। कुछ नहीं अंकल, बस रास्ते में आते हुए हमें सांप दिखाई दिया था, इसलिए वो दोनों ज़्यादा डर गई है। लेकिन आप अचानक यहाँ? मैंने उनके विषय को बदल दिया। अंकल ने अपने हाथ का डिब्बा मेरे सामने पकड़ते हुए कहा, मैं ये डिब्बा लाया हूँ। घर में थोड़ी मिठाई बनी थी तो सोचा कि तुम सबको दे दूँ। मैंने उनके हाथ से डिब्बा ले लिया और मैं घर के अंदर चला गया। अंकल अब भी दरवाजे के पास खड़े थे। मैं सोच रहा था कि उन्हें घर के अंदर बुलाऊं या नहीं। और जब वो वहां से जाने लगे
तो मैंने सोचा कि मुझे अंकल को सब कुछ बता देना चाहिए, क्योंकि हमने जो देखा है वो बहुत ही अजीब और डरावना था और हमारे कारण वहां कोई भी मुसीबत खड़ी हो सकती है। मैंने अपने अंकल को घर में बुला लिया। मीरा और प्रिया अंदर के कमरे में कपड़े बदलने चली गई थी। मैंने अंकल को एक कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और मैं भी उनके पास बैठ गया। अंकल, मैं जो आपसे कहने जा रहा हूं, आप उसे बस एक बार शांति से सुन लेना। अंकल ने फिर वही सवाल किया, क्या बात है? मैंने रवि को एक तरफ बैठने का इशारा किया और फिर उनको बताना शुरू किया। अंकल, हम सभी थोड़ी देर पहले नदी के उस पार गए थे। ये वाक्य सुनकर उनके चेहरे के भाव बदल गए। उनके चेहरे पर गुस्सा और डर दोनों साफ दिख रहा था, लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले मैंने फिर कहा, प्लीज़ मेरी बात पूरी सुन लीजिए, फिर आप जो कहेंगे वो हम मान लेंगे। हम जानते हैं कि हमने गलती की है, लेकिन प्लीज़ मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। मेरी बात को सुनकर वो शांत हो गए और फिर उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। अंकल, हम बस उस पुराने बंगले को देखने गए थे। नदी पार कर हम झाड़ियों के बीच से रास्ता तलाश रहे थे। चलते चलते अचानक मीरा का पैर फिसल गया। हम सब ने पीछे देखा, लगा जैसे कोई बड़ा पत्थर होगा, लेकिन वो एक कटा हुआ सिर था। हम जब उसे देखने लगे तो अचानक उसकी आंखें खुल गई। हम सब घबरा गए और उसके अगले पल एक अजीब सी बात हुई। एक औरत दौड़ती हुई वहां आई और उस कटे सिर को उठाकर अंधेरे में भागने लगी। ये देख हम और भी डर गए, क्योंकि वो इतनी तेज दौड़ रही थी कि हम सोच भी नहीं सकते। मुझे नहीं पता था कि ये सब क्या था और वो सब देखकर हम भागने लगे। वो औरत झाड़ियों और पेड़ों के बीच से हमारे आसपास मंडरा रही थी और तब भागते भागते हमारी नज़र एक तरफ उस टूटे फूटे बंगले पर पड़ी। वही बंगला जिसके बारे में आप बोल रहे थे। लेकिन फिर भी हम भागते रहे और फिर हमने किसी तरह उस नदी को पार कर लिया। अंकल ने मुझे बीच में ही रोका और एक सवाल पूछा, क्या तुमने सिरकटा को नहीं देखा? मैं घबरा गया। नहीं, हम सिरकटा को देखने तो गए थे, लेकिन हम भी यही सोच रहे हैं। मतलब हम बस जानना चाहते थे कि वहाँ क्या है, क्या ये सिरकटा है या फिर उसकी कहानियाँ सब झूठ है। हमें नहीं पता कि सिरकटा वहाँ था या नहीं, लेकिन वहाँ एक अजीब डरावनी औरत ज़रूर थी, एक बहुत ही अजीब औरत। वो औरत, वो कटा हुआ सिर, वो जर्जर हालत में वो बंगला और वो सिरकटा। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि वहाँ क्या हो रहा है। अंकल दरअसल हमसे बहुत नाराज थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आंखें बंद कर ली और कुछ सोचने लगे। तब तक मीरा और प्रिया भी कपड़े बदलकर बाहर आ गई और उन्हें देखकर उन्होंने शांति से कहा, मुझे नहीं पता कि सिरकटा ने तुम्हें देखा है या नहीं। मैं ये भी नहीं जानता कि वो औरत कौन है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वो किसी भी तरह तुम्हें ढूंढ लेगा और तुम्हें मार देगा। एक काम करो, तुम अपना सारा सामान पैक करो, अपने बैग पैक करो और यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाओ। बस आज रात अंधेरे में बाहर मत निकलना, सुबह होते ही गांव से निकल जाना। मुझे नहीं पता कि तुम सबने क्या देखा है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जो कुछ तुम सबने देखा है वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ। अंकल ने ये सब कहा और हम सब एक दूसरे को देखने लगे और तब रवि बीच में ही बोला, लेकिन अंकल त्योहार का क्या? अंकल अब गुस्सा हो गए। त्योहार महत्वपूर्ण है या जिंदगी? आज तक उसकी राह पर जाने वाला कोई भी जिंदा नहीं बचा है, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे परिवार वालों को क्या जवाब दूंगा? और एक बात ध्यान में रखना, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं खुद गांव वालों को सब कुछ बता दूंगा और फिर गांव के लोग खुद ही तुम्हें गांव से बाहर निकाल देंगे। गांव वाले और मरे हुए लोगों को नहीं देखना चाहते। रवि फिर भी शांत नहीं बैठा। उसने एक और सवाल पूछा, पर वो औरत कौन थी? क्या वो खुद सिरकटा थी? और अगर नहीं तो हमें वहां सिरकटा का धड़ क्यों नहीं दिखाई दिया? उसके सवालों से अंकल का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। मैंने कहा ना कि मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। कुछ भी हो, लेकिन सुबह तुम्हें यहां से जाना होगा। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि तुमने क्या किया है और तुमने गांव के लिए कितना बड़ा खतरा पैदा किया है। पहले से ही गांव के सभी लोग डरे हुए हैं और गांव में उत्सव की तैयारी चल रही है, और तुम्हारे कारण गांव में किसी और विपत्ति की कोई जरूरत नहीं है। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, कुछ भी हो तुम्हें यहां से जाना ही होगा।
हम सब उनसे अपने किए के लिए माफ़ी मांगने लगे, लेकिन वो सुनने के मूड में नहीं थे। अंकल के सामने गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपना फैसला सुना दिया था। वो सिर हिलाते हुए अपनी सीट से उठ गए। मैं जा रहा हूं, लेकिन सुबह यहां वापस आऊंगा। तुम सब अपना ध्यान रखना, सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेना, और ध्यान रहे कि अंधेरे में रात में कोई भी बाहर न जाए, फिर चाहे जो भी हो। हम सभी ने घबराकर सिर हिलाया और वो घर से बाहर चले गए। उनके बाहर जाते ही मैंने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली, और फिर हम घर के हॉल में एक साथ बैठ गए। हमने पूरी रात हॉल में बिताई। पूरी रात हमारे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, वो बंगला, वो कटा हुआ सिर, वो औरत और वो सिरकटा। पता नहीं वो सब कुछ क्या था। मुझे नहीं पता कि वास्तव में वहां क्या हो रहा था। हमने वो पूरी रात डर में बिताई। सुबह होते होते हम सबकी आंख लग गई। बाहर से कुछ शोर हुआ और हम सब घबरा कर उठ गए। अचानक किसी तरह के चिल्लाने की आवाज से हम सब चौंक कर जाग गए थे। हम सब अपने आप को संभालते हुए एक दूसरे की ओर देखने लगे। प्रिया ने तब घबरा कर पूछा, यह आवाज कैसी है? तभी रवि ने मोबाइल में देखते हुए कहा, अरे चिंता मत करो, सुबह के 7 बज गए हैं। सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद होने के कारण हमें पता ही नहीं चला कि सुबह कब हो गई थी। मैं उठकर दरवाजे के पास चला गया और दरवाजा खोलकर बाहर देखा। गांव के लोग आज भी कल की तरफ भाग रहे थे। हमने जो कल देखा था ठीक वैसा ही नजारा हमें आज भी दिखाई दे रहा था। रवि, प्रिया, मीरा मेरे पीछे खड़े होकर बाहर देख रहे थे। रवि ने वो सब देखते हुए कहा, लगता है शायद आज भी कोई मर गया है। इसी बीच गांव का एक आदमी दौड़ता हुआ हमारे पास आ गया और उसने मुझे देखते हुए कहा, अमित, अमित जल्दी चलो, किसी ने तुम्हारे अंकल को मार डाला है। उनका सिर गायब है। ये जरूर उस सिरकटे का ही काम होगा। जल्दी करो अमित, चलो चलो, हमें देखना होगा कि वहां क्या हुआ है। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। मेरे कान झंझनाने लगे, सिर गर्म हो गया, सांसें जैसे थम सी गई। काफी देर तक मैं किसी पुतले की तरह वहीं पर खड़ा रहा। फिर रवि ने मुझे समझाया। होश में आकर मैंने बाइक निकाली और फिर हम सब लोगों के पीछे पीछे गांव के बाहर सड़क पर पहुंच गए। वहां सड़क के किनारे झाड़ियों के बीच अंकल का शव एक पेड़ से बंधा हुआ था और उनके शरीर से उनका सिर गायब था। वो सब देख मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई है, और मैं रोते हुए वहीं नीचे बैठ गया। मेरे दिमाग में कई सारे सवाल थे। यह सिरकटा कौन है? उसका श्राप क्या है? कौन था जिसने उसे यह श्राप दिया था और क्यों? वो भूतिया औरत कौन थी जो सिरकटा का सिर लेकर यहां वहां भाग रही थी? क्या उन दोनों का कोई संबंध है? और गांव के बूढ़े दादा अगर ये सब जानते हैं तो उन्होंने आज तक कभी किसी को इसके बारे में क्यों नहीं बताया? और ये सब कुछ सिर्फ उस बूढ़े दादा को कैसे पता है? सवाल कई सारे हैं और जवाब एक भी नहीं। तो दोस्तों, ये थी सिरकटा कहानी का पहला भाग। कहानी काफी लंबी होने के कारण मैंने कहानी का सिर्फ आधा भाग रिकॉर्ड किया है। इसका अगला भाग मैं अगले 2-3 दिन में अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी कहानी के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।